नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बढ़ते कोरोना के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फिर बुलाई बैठक, सभी मुख्यमंत्रियों से 17 मार्च को करेंगे बात। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। दोस्तों बताया जा रहा है कि 17 मार्च को होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीनेशन पर जोर देने की बातों को लेकर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान मुख्यमंत्रियों से कोरोना से अब तक की लड़ाई और वैक्सीनेशन अभियान पर फीडबैक भी लेंगे। पीएम मोदी यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 26,291 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 85 दिनों में अधिकतम हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बोर्ड एग्जाम 2021, पंजाब में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 महीने के लिए टली। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण पंजाब स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं करीब 1 महीने के लिए टाल दी है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 22 मार्च और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 9 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब नए शेड्यूल के अनुसार 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल और 10वीं की 4 मई से शुरू होंगी। इससे पहले दोस्तों पंजाब शिक्षा विभाग कोरोना के कारण स्कूलों को बंद करने का भी फैसला ले चुका है। हालांकि उस वक्त कहा गया था कि परीक्षाएं जारी रहेंगी। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब में कोरोना की स्थिति लगातार विकट होती जा रही है। यहां पर फिलहाल पिछले 24 घंटे में 1600 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 साल से नहीं छपे 2000 के नोट, अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में दी जानकारी। जी हां दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से देश में एक भी 2000 रुपए का नोट प्रिंट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटों की प्रिंटिंग को लेकर केंद्र सरकार पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करती है और उसके बाद ही सहमति से नोटों की प्रिंटिंग शुरू होती है। उन्होंने बताया कि 2019-20 और 20-21 के दौरान 2000 के बैंक नोट के लिए छपाई से संबंधित कोई आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया था। आरबीआई के मुताबिक मार्च 2018 में 2000 रुपए के 3 अरब 36 करोड़ 20 लाख नोट सर्कुलेशन में थे, जबकि 26 जनवरी 2021 में 2000 के सिर्फ 2 अरब 49 करोड़ 90 लाख 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे। हालांकि 2017-18 में केवल 11.1507 करोड़ नोटों की छपाई की गई थी। वहीं दोस्तों पिछले 2 सालों में एक भी 2000 रुपए का नोट नहीं छपा है। 2000 के नोटों की छपाई बंद करने का कारण बताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जमाखोरी को रोकने और ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए यह फैसला लिया गया है। पहले भी नवंबर 2016 में सरकार ने काले धन पर रोक लगाने और फर्जी नोटों को चलन से बाहर करने के लिए 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाया था और नए नोट जारी किए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेना भर्ती घोटाला, सीबीआई ने 6 लेफ्टिनेंट कर्नल के अलावा कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। जी हां दोस्तों, सेना भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने 6 लेफ्टिनेंट कर्नल के अलावा कई अन्य अधिकारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में सीबीआई ने 3 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी की। सेना मुख्यालय की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा आपराधिक षड्यंत्र के तहत यह मामला दर्ज किया था। सेना मुख्यालय की तरफ से सीबीआई को जो शिकायत की गई थी उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जैसी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। दोस्तों जांच एजेंसी की छापेमारी 1 दर्जन से भी ज्यादा जगहों पर अभी भी जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेएनयू सेडिक्शन केस में 7 आरोपियों को जमानत, अब 7 अप्रैल को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 9 अन्य को 2016 के राजद्रोह मामले में दायर चार्जशीट की कॉपी देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट की ओर से अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए 7 आरोपियों को अंतरिम जमानत भी दे दी गई है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए इस केस को अब 7 अप्रैल के लिए लिस्ट किया है। चार्जशीट दायर करने से पहले आकिब मुजीम, उमर गुल, रईस रसूल, बसारत अली,
खालिद बशीर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्होंने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत ने 25,000 रुपए के निजी मुचुलके और इतनी ही जमानत राशि जमा करने की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी। अदालत के समन जारी करते समय कन्हैया कुमार दिल्ली दंगा मामले में पहले से ही पुलिस हिरासत में लिए गए उमर खालिद के अलावा अनिबोर्न भट्टाचार्य और बाकी के 7 आरोपी भी कोर्ट में मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, LIC IPO, किसी की नौकरी को कोई खतरा नहीं, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिलाया भरोसा। जी हां दोस्तों, LIC के IPO पर विपक्ष के सवालों का सरकार ने जवाब दिया है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के नामा नागेश्वर राव के पूरक प्रश्नों का जवाब वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया। अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया है कि LIC के IPO से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। दरअसल दोस्तों, विपक्ष की दलील है कि LIC में हिस्सेदारी बेचने से कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। मोदी सरकार का दावा है कि LIC के IPO से निवेशक और LIC दोनों को फायदा होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि IPO लाने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। जब उचित समय आएगा तो उस समय बता दिया जाएगा कि इसकी बाजार में कीमत कितनी है। बाजार में इसकी कीमत बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें, यह कोशिश है। संसद के अलावा सरकार के मंत्री मीडिया में भी कई बार कह चुके हैं कि LIC के IPO से रोजगार की कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है नेशनल हाईवेज पर चलना। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल से आपके ऊपर महंगाई का और बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल के रेट में करीब 5% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही जो लोग टोल प्लाजा के लिए मंथली पास बनवाते हैं उनके ऊपर भी 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, NHAIA हर फाइनेंशियल ईयर में टोल टैक्स को बढ़ाता है। ऐसे में इस साल भी NHAIA ने नेशनल हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स को बढ़ाने वाला फैसला लिया है। दोस्तों टोल प्लाजा पर 5% की बढ़ोतरी का सीधा असर सड़क से सफर करने वालों पर पड़ेगा, क्योंकि सभी राज्यों के परिवहन विभाग किराया महंगा कर देंगे। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा, जिससे सब्जी, फल और दूध जैसी जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से इन 7 बैंकों की चेकबुक हो जाएगी अवैध। इनमें कहीं आपका खाता तो नहीं, जांच लीजिए। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से 7 बैंकों के चेकबुक अमान्य हो जाएंगे। ये वो बैंक है जिनका किसी दूसरी बैंक में विलय हो चुका है। इसलिए अगर आपके पास उन बैंकों की चेकबुक है तो आपको जागरूक होने की जरूरत है और इसे बदलवाने की भी जरूरत है। दरअसल दोस्तों, जिन 7 बैंकों के लिए चेकबुक 1 अप्रैल 2021 से अमान्य हो जाएंगे उनमें शामिल है देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक। दोस्तों इनके IFSC कोड भी चेंज हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोमेटो डिलीवरी बॉय मारपीट मामले में अब महिला के खिलाफ FIR दर्ज। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के फूड डिलीवरी बॉय और महिला ग्राहक के बीच हाथापाई वाले केस में अब नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब पीड़िता बनी हुई महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला पर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी महिला ने डिलीवरी बॉय को चप्पल से पीटा, गालियां दी और फिर बाद में उसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। यह FIR कामराज की शिकायत पर दर्ज कराई गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले एक महिला ने वीडियो शेयर कर बताया था कि ऑर्डर कैंसिल करने पर जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने उन्हें मुंह पर मुक्का मारकर जख्मी कर दिया। उनका यह वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद लोग कह रहे थे कि महिला के साथ गलत हुआ। इसके बाद उस जोमेटो डिलीवरी बॉय को कंपनी ने काम से निकाल दिया था। डिलीवरी बॉय के साथ हुई इस कार्रवाई के बाद उसका पक्ष भी लिया गया, जहां डिलीवरी बॉय ने महिला की बातों को झूठा बताया। डिलीवरी बॉय का कहना है कि महिला ने उन्हें चप्पल से मारना शुरू कर दिया था। जब इसने अपनी बचाव में हाथ उठाया तो उस महिला को अपनी ही अंगूठी से नाक पर चोट लग गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एंटीलिया केस में राजनीतिक हलचल तेज। शरद पवार से मिले मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बदलने की अटकलों को जयंत पाटिल ने किया खारिज। राणे का आरोप, IPL बुकी से वजह के थे संबंध। जी हां दोस्तों, एंटीलिया केस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि API सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार के प्रमुख सहयोगी दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि एंटीलिया केस में वजह के नाम सामने आने और राज्य सरकार की ओर से उनका बचाव करने को लेकर शरद पवार नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख को हटाने की भी खबरें आई है। वहीं भाजपा नेता नीतीश राणे ने वजह और शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना के एक नेता के IPL बुकी से संबंध के आरोप भी लगाए गए हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 98 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 26,53,000 को पार कर गई है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका पहले नंबर पर आता है। अमेरिका में इस वक्त तक 2 करोड़ 94 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में दूसरा नंबर ब्राजील का है और उसके बाद में इंडिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, टर्की आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 13,85,000 को पार कर गया है। वहीं दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,58,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक असर वाले राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र में 23,14,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने अब तक आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाटला हाउस एनकाउंटर मामला, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज को फांसी की सजा, कोर्ट ने केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बताया। जी हां दोस्तों, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को इंडियन मुजाहिदीन यानी कि IM के आतंकी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। आरिज को दिल्ली में 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में 8 मार्च को दोषी करार दिया गया था। दोस्तों एनकाउंटर के दौरान आरिज भाग निकला था। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। आरिज को इसी मामले में सजा सुनाई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगे पेट्रोल डीजल से देश को नहीं मिलेगी राहत, लोकसभा में सरकार ने कहा GST के दायरे में लाने का प्रस्ताव नहीं। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोलियम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को माल एवं सेवा कर यानी कि GST के दायरे में लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में 1 जुलाई 2017 को जब GST लागू की गई थी तो पेट्रोलियम उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। केंद्र और राज्य सरकारों के कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन उत्पादों पर लागू करों पर निर्भर करता है। सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि फिलहाल कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को GST के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत GST परिषद की अनुशंसा कर सकती है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर किस स्थिति से GST लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक GST परिषद ने इन उत्पादों को GST के दायरे में लाने का कोई अनुशंसा नहीं की है। यानी कि दोस्तों महंगे पेट्रोल डीजल से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार इन्हें GST के दायरे में लाने का मन अभी नहीं बना रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ हल्की गतिविधियां हुई है। वहीं दोस्तों गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में गर्जना के साथ हल्की बारिश हुई। देश के बाकी स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं दोस्तों असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, गोल्ड में मामूली तेजी, चांदी हुई और महंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में गोल्ड के दाम में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के दाम में 61 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई, तो वहीं चांदी के दाम भी आज बढ़ गए हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 44,303 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, वहीं चांदी 66,176 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की
की जाए तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना आज $1726 प्रति औंस रहा, जबकि चांदी $25.95 प्रति औंस रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज, टीम इंडिया को लगा झटका, दूसरे T20 के बाद लगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को अहमदाबाद में दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए भारतीय क्रिकेटरों पर उनकी मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। मैच रेफरी के ICC एलिट पैनल के जवागल श्रीनाथ ने विराट कोहली की टीम पर जुर्माना लगाया क्योंकि टीम ने निर्धारित समय में 1 ओवर कम फेंका था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बयान में कहा कि खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहायक स्टाफ से जुड़ी आचार संहिता के ओवर गति के अपराध से संबंधित नियम 2.22 के अनुसार आवंटित समय में टीम के प्रत्येक ओवर कम फेंकने के लिए खिलाड़ियों पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया जाता है। वैसे दोस्तों बयान के अनुसार कोहली ने अपराध स्वीकार कर लिया है और प्रस्तावित सजा स्वीकार कर ली है, इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीतकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने घटा दिया आईफोन 12 के मिनी वेरिएंट का प्रोडक्शन। जी हां दोस्तों, शायद एप्पल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कंपनी आईफोन के लेटेस्ट वेरिएंट का प्रोडक्शन कम कर रही है। दरअसल दोस्तों एप्पल ने आईफोन 12 मिनी के प्रोडक्शन को कम करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईफोन 12 मिनी की कम डिमांड की वजह से कंपनी ने यह अहम फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार एप्पल ने अपने सभी आईफोन 12 मिनी के ऑर्डर में 20% की कटौती करने का फैसला किया है। टेक वेबसाइट फोन एरिना के अनुसार आईफोन 12 मिनी वर्जन का प्रोडक्शन बंद हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है। एप्पल अगली तिमाही तक इस खास वर्जन को प्रोड्यूस करना बंद कर सकती है क्योंकि अभी तक इसके महज 6% फोन ही बिके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल की राजनीति फिर हुई गर्म, ओली के खिलाफ खुलकर आए प्रचंड सामने, 2 दिन में दूसरी बार अपने मंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा। जी हां दोस्तों, नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली CNAP पार्टी ने रविवार को प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली सरकार में अपने मंत्रियों से सामूहिक इस्तीफा देने को कहा है। यह दूसरी बार है जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के इस धड़े ने ओली सरकार में अपने मंत्रियों को पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की केंद्रीय समिति की रविवार को हुई बैठक में गृह मंत्री राम बहादुर थापा और ऊर्जा मंत्री टोप बहादुर राय माझी से पार्टी का अनुशासन तोड़ने के लिए सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को कहा गया है। इससे पहले दोस्तों शनिवार को पार्टी ने अपने मंत्रियों को मंत्रिमंडल से वापस बुला लिया था। दोस्तों 2 दिन में दूसरी बार प्रचंड की और पार्टी नेताओं को निर्देश जारी करने का मतलब साफ है कि प्रचंड के नेता बागी मूड में है। ऐसा लग रहा है कि मंत्रियों का रुख अपनी ही पार्टी के खिलाफ है। ऐसे में नेपाल की राजनीति में हलचल तेज है, वहां पर प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खतरे में है। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन से राज्य से संबंधित थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राज्य तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।